सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस आज मैं वरदान सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 11 का वीडियो। ठीक है, फिजिक्स क्लास 11 का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, इससे पहले गाइस जो है बायो, आर्ट्स एंड कॉमर्स, मैथ्स, ये सब की वीडियो आ चुकी है क्लास 11 के लिए। क्लास 9 की भी बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं। अब बचा है सिर्फ केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो गाइस यार वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, है ना। जैसा कि मतलब जब से सुना गया यार बिहार, क्योंकि देखो यार हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, जो है बहुत सारे सीएचएस का फॉर्म भरने वाले बिहार से भी है। जिस प्रकार से अभी वहाँ पे सिचुएशन है, इतनी बेकार सिचुएशन, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। बताइए, न जाने कितने दिनों से यार इंटरनेट वगैरह ये सब ऑफ है, इंटरनेट वगैरह ऑफ है ना, बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। और साथ ही साथ न जाने गाइस बहुत ज़्यादा जो है डर का माहौल बना हुआ है उधर। तो मतलब ठीक है, कंट्रोल किया जा रहा है, सारी चीज़ें ठीक की जा रही हैं। होप करते हैं बहुत जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें सही हो जाए और वापस से जो है बच्चे लोग है ना अच्छे सही सलामत हों और वापस से जो है तैयारी पे जुट सकें। यार मतलब क्या ही बोला जाए, आगे यार जेई का एग्ज़ाम आने वाला है, नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, साथ ही साथ आपके सीएचएस का एग्ज़ाम आने वाला है। और बीच में ऐसी सिचुएशन का आना मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है, मतलब पूरी मेंटेलिटी को, पूरी फिजिकल हेल्थ को, है ना। सो गाइज़ अभी तो होप कर सकता हूँ कि यार सब कुछ सही हो जाए जल्दी से जल्दी और सारा कुछ वापस से है ना ट्रैक पर आ सके। तो फाइनली यार जो है फिजिक्स क्लास 11 के लिए यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको जो है वैरायटी 20। सो गाइज़ यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो भी लोग यहाँ से देख रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग बढ़ते हैं। देखो यूपी और बहुत अदर स्टेट के बढ़ते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले यूपी के भी होते हैं, बिहार के भी होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे आपको सो गाइस जो भी लोग भी ये वीडियो देख रहे हो यार आपस में है ना शेयर कर देना एक दूसरे को। और वरदान सीरीज़ के सारे वीडियोस को आप देख डालिए, है ना, चाहे पुराना वरदान हो चाहे अभी का जो चल रहा हो, सारा चीज़ आप सारा गाइस हर एक वीडियो आप देख डालिए, उससे क्वेश्चंस की वैरायटी की प्रैक्टिस कर डालिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ आप मतलब क्या ही बताएं इसको। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में फिजिक्स है इस बार, इसके बाद जो है केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, देन आपका जो हिंदी इंग्लिश बचा है बस उसको बनाना है। ठीक है, सो गाइस बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करते चले जाऊंगा फटाफट। जो चीज़ सॉल्व वाला क्वेश्चन है उसे आप रोक के वीडियो सॉल्व कर लीजिएगा, और जो चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली बता सकते हो तो वीडियो में यार कंटिन्यू है ना आंसर उसके बताते चलना और देखना खुद 25 में से कितना सही कर पाते हो। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सो गाइस व्हाट इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी देखिए और आंसर बताइए। सो गाइस न्यूटन, जूल, डाइन या फिर अर्ग। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सी, DYNE, डाइन, है ना, इसका नाम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं 1 न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ये लगाने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए। ए और बी 2 रजिस्टेंस दिए गए हैं, ठीक है, 4 ओम और 6 ओम के, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी बता दिया गया है। और उनके क्रॉस जो है 6 वोल्ट की बैटरी है। तो बताइए जो है कितना पावर सप्लाई हो रहा, बैटरी के द्वारा जो है कितना पावर जो है सप्लाई हो रहा है। फटाफट से फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 15 वाट इज़ द राइट आंसर। अब कैसे है देखो, यहाँ पे जिनको फार्मूला पता था बहुत सही, जिनको नहीं पता यहाँ पे देख लो। पहली बात तो हम 2 रजिस्टर हैं पैरेलल में है, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालते हो, देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये देखो ये चीज़ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कैसे है भैया, देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालते हो ना, पैरेलल में यही तो करते हो। सीरीज में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, R1 प्लस R2। अब पैरेलल में कैसे निकालते हो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये चीज़ जब सॉल्व करोगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा R इक्विवेलेंट का, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पे 2.4 ओम हो जाएगा। पावर का फार्मूला लगा दो बस, ये फार्मूला आपको पता रहेगा, आप आंसर पा जाओगे, V²/R। ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, 15 वाट आ गया। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अ गीज़र इज़ रेटेड 1500 वाट एंड 250 वोल्ट पे। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, करेंट ऑन, कितना करंट जो है तो गाइस कितना करंट उसमें रन करेगा आपको फटाफट बताना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं 7, 8,
9 है ना, 6 7 8 9 कौन सा आंसर गाइस राइट, कौन सा ऑप्शन गाइस करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए फटाफट से। गीज़र आप सभी ने देखा हो ना, घर में जो पानी गर्म करने का काम आता है वही उसको गीज़र बोलते हैं, तो बताइए फटाफट। सो ऐसा करेक्ट आंसर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 6 एम्पीयर इज द राइट आंसर। कैसे है देख लो, फॉर्मूला लगाना है करंट का, पावर अपॉन वोल्टेज, या इसको ऐसे भी कह सकते हो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो किस प्रकार से जो है 6 एम्पियर आंसर है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 1 कूलम चार्ज, सो गाइज 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी लगाइए फटाफट से, है ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। सारा कुछ जो है वापस से सही हो जाएगा, और तैयारी करते रहिए ना, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस लास्ट में कर सकते हो उतना करो, मैं तो यही कह रहा हूँ। वरदान सीरीज के सारे क्वेश्चंस लगा डालो, अरिहंत के जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे बना डालो, अपने एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर डालो, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू जो है आप जो है कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करो, तभी मज़ा आएगा, वरना सिर्फ पढ़ते रहोगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। सो ऐसा करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो इसका करेक्ट आंसर है 6.25 इंटू 10 के पावर 18। कैसे आया देखो, बहुत आसान है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है, इतना चार्ज होता है। यूनिटरी मेथड लगा देना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होता है, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डिवाइड कर दीजिए 1 कूलम चार्ज में 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19। अच्छा एक बात बताइए, माइनस साइन क्यों नहीं लगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लगा, अरे भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो वो तो पॉजिटिव में ही आएगा ना। तो गाइस यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल रहा है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके स्क्रीन के सामने। ऑप्शन दे देता हूँ, जिनको समझ में आ रहा है खुद से लगाने की कोशिश करो, बाकी तो यार मैं समझा ही रहा हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनमें से किस चीज़ का डायरेक्शन देता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन सामने है, साउथ नॉर्थ, कंपास निडल, अ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर में आपका इस मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट आंसर। अब कैसे है देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन बताता है। आपने वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, है ना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ड्रॉ करते हैं, तो डायरेक्शन बताता है किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके स्क्रीन सामने। द पॉइंट एट विच एंटायर वेट ऑफ बॉडी कंसंट्रेटेड, बताइए जल्दी। जिसको समझ में आता है फटाफट बताते जाओ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो पूछ रहा है पूरे जो है बॉडी का एंटायर वेट कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड पॉइंट, सेंट्रॉइड, सेंट्रल पॉइंट। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी लगा फटाफट से। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द राइट आंसर। अब देखो जो भी बॉडी है, कोई भी बॉडी होगा ना, चाहे कोई भी स्क्वायर आप ले लो, स्क्वायर से सेंटर से है ना, जब उसकी ग्रेविटी दिखाते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, mg, तो नीचे की तरफ लगता है ना। कोई भी स्क्वायर, कोई भी मतलब क्यूबॉइड वगैरह, अब कोई भी गाइस क्यूब या क्यूबॉइड का ऑब्जेक्ट है, तो हर जगह थोड़ी ना mg दिखाते हो, बीच में दिखाते हो ना, ऐसे 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 रहता है, बीच से mg दिखा देते हो, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो वही पूछ रहा है जो है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहाँ से हम दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इंटायर वेट जहाँ पे बॉडी का कंसंट्रेट होता है। सो गाइस बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से ऑप्शंस आप देखिए फटाफट, इन्हें बताइए कौन से नेचर का इमेज फॉर्म होता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी जल्दी पढ़िए, वीडियो फास्ट लग रहा हो तो रोक लीजिएगा, है ना, मैं बहुत तेज़ी से लेके चल रहा हूँ। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड कैसे होता है देख लो, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में पूरे डायग्राम दिए कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, देख लो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट जो इतना बड़ा है, ठीक है। इसमें अच्छा इमेज फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम दो रे चाहिए होती है ना। तो यहाँ देखो पहला रे यहाँ से पास हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, फोकस से पास हो रहा है। दूसरा रे गाइस यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर COC से जो है सीधे पास हो रहा है, ठीक है। तो दो रे आपस में मीट करेंगी और इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो ये जो आपका क्या नाम है, मिरर है, ये बिहाइंड द मिरर है ना, इनसाइड द मिरर जो है यहाँ पे आपको फॉर्म हो रहा है इमेज। और ये बहुत ही डिमिनिस्ड है लेकिन इरेक्ट है, मतलब सीधा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो, इसका पॉइंट हेड इधर है, इसका भी हेड इधर है, सही है, डिमिनिस्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पे वर्चुअल है, क्योंकि कहीं स्क्रीन पे तो नहीं फॉर्म हो रहा है, तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब देखो यही प्रिंसिपल का यूज करके जो है आपका व्हीकल्स का जो मिरर होता है ना, देखो जो व्हीकल्स के मिरर कितने छोटे छोटे लगे होते हैं, लेकिन पीछे के पूरे ट्रक, पीछे की पूरी बिल्डिंग, पूरा सब कुछ साफ साफ उसमें दिखता है, छोटा छोटा।
तो यही सेम प्रिंसिपल का यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्क्रीन के सामने, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। बताइए भैया, तारों का चमकना किसके कारण होता है, कौन सा है, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन। बताते जाओ फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, रिफ्रैक्शन इज़ द राइट आंसर। देखो तारों का चमकना मतलब तारे तो बहुत दूर होते हैं ना, स्टार्स जो है बहुत दूर है हमसे, तो अब उसके बाद क्या है, वो तो फिर वैक्यूम पड़ता है, स्पेस पड़ता है, स्पेस के बाद क्या पड़ता है, अर्थ के ऊपर जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर यानी एटमॉस्फेयर का लेयर पड़ता है। फिर नीचे आते हो जैसे जैसे वहाँ पे अलग, वहाँ पे प्रेशर होता है, वहाँ पे एयर का प्रेशर अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइज बहुत ज़्यादा है ना डिफरेंस बनता है, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, यानी मीडियम का चेंज होता है। तो गाइज मीडियम के चेंज होने के कारण से वहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमको तारों का जो है चमकना दिखाई देता है कि तारे जो है ट्विंकल करते रहते हैं, बट एक्चुअली में वो क्या है, कॉन्स्टेंट अपना चमकते हैं, है ना, लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है कि चमक रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने फटाफट लगाते जाइए, यूरेनियम, थोरियम, हाइड्रोजन, मीथेन। सो ऐसा करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है मीथेन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज़, अब देखो बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं ना, जो गांव वगैरह में इनसे फ्यूल बनाया जाता है, तो इसका जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मीथेन। मीथेन इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें, O2, CFC, DDT या O3। जल्दी बताइए फटाफट से। O3 नहीं हो सकता क्योंकि O3 खुद ही ओजोन है ना, तो बताइए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। इसका करेक्ट आंसर है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके फ्रिज वगैरह से निकलता है। ये ओजोन लेयर को पूरा ख़राब करके रख दिया है ना। सो गाइस बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए जो है मतलब जो मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, सिलिकॉन है या मैग्नीशियम है या आयरन या एल्युमिनियम है। जल्दी बताइए फटाफट से, बहुत ही आसान आंसर है इसका। सो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन इज़ द राइट आंसर। सिलिकॉन का यूज किया जाता है सोलर सेल बनाने में। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे गाइज मेरे सर के ऊपर आपको सोलर सेल पूरा दिख रहा है ना, तो ये चीज़ पूरा उसको बोलते हैं सोलर सेल। आपने देखा होगा सोलर पैनल लगवाते हुए, तो देखो सोलर पैनल पूरा इतने चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एल्युमिनियम फ्रेम, टेम्पर्ड ग्लास, है ना, इतना सब मिला के बनता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट देखो, सिलिकॉन सोलर सेल्स, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं ये सोलर सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, साउंड वेव्स इन एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए फटाफट, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए, साउंड वेव किसका एग्जाम्पल जब एयर में ट्रेवल करता है, किसका एग्जाम्पल है, कौन से वेव का फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन सामने फटाफट बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ द राइट आंसर। सो गाइज लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे समझो कैसी तरह है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के क्या डिफरेंस होता है समझो। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे मान लो कि स्प्रिंग है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक स्प्रिंग आप ले लो, स्प्रिंग, अब स्प्रिंग में मूवमेंट कैसे होता है ना, इधर से मूवमेंट करोगे तो ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, धीरे धीरे मूवमेंट होते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। अब ट्रांसवर्स वेव कैसे होता है, एक रोप पकड़ लो, है ना, एक सामने से आपका दोस्त पकड़ ले और इधर से आपका एक दोस्त पकड़ ले और उस रोप को ऐसे करना है, तो जब ऐसे करते हो, तेज़ से झटकते हो, तो रोप को बीच में से ऐसे करते हुए, है ना, ऐसे करते हुए मूवमेंट होता है, तो वही होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हो और ये जो है आपका ट्रांसवर्स वेव में होता है अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, लेकिन दोनों में जो वेव की डायरेक्शन होगी वो सामने की तरफ ही मूव करेगी, है ना। तो यहाँ पे आपका साउंड कुछ इसी प्रकार से मूव करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में, है ना, बैक एंड फोर्थ, एयर के रेयर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होते हुए मूव करता है आपका साउंड, तब जाके आपके कानों तक सुनाई देता है। सो गाइज बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। जल्दी बताइए, ग्रेविटेशन जो लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है गाइस, ये किसके लिए सही है, किसके लिए जो है डिस्क्राइब किया गया था, जल्दी बताइए। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया। उसका करेक्ट आंसर है एनी टू बॉडीज हैविंग मास,
ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ जो है यही डिफाइन किया गया था कि कोई भी दो बॉडीज जिसमें मास हो उसमें आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन लगेगा। बस ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग मानते हैं कि अर्थ एंड पॉइंट मास के बीच में लगेगा, अर्थ और सन के बीच में लगेगा, या टू चार्ज बॉडीज़ के बीच में लगेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी दो बॉडीज़ जिसके अंदर मास है उसके बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारे आपके में भी ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। कुल मिला के जी की वैल्यू बताना, स्मॉल जी की वैल्यू। फटाफट लगाते चले जाओ। देखो यार, बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था वीडियो, है ना, लेकिन बना रहा हूँ तो, वरना इसको और अच्छे से हम लोग कर सकते थे, बट कोई नहीं, है ना। करते हैं फटाफट से। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। स्मॉल जी की वैल्यू हो, जो लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह रहे हो वो गलत है ना। 10 मीटर पर स्क्वायर तो आप लेते हो बस कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, 9.8 को जो है 10 ले लेते हो, बट इसका रियल आंसर बट का इसका रियल आंसर जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस। बताओ भैया, अभी आपने देखा था ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। अब बताइए ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होगा उससे क्या हो सकता है ना, क्या होता है? फ्लड होता है, या इंक्रीज यूवी रेडिएशन, या रेन होता है, या अर्थक्वेक होता है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लगाते जाइए फटाफट से। देखिए 25 में से आपके कितने सही होते हैं। बी इज़ द राइट आंसर, इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन, है ना। अगर ओजोन लेयर, जैसा कि ओजोन लेयर जहाँ पे, सो गाइस ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण जो है यूवी रेडिएशंस का इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अब यूवी रेडिएशन जानते हो कितना हार्मफुल होता है, मतलब हमारे स्किन के लिए, स्किन कैंसर तक कॉज कर देता है, आंखों की रोशनी तक छीन सकता है, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन का इंक्रीमेंट हो जाता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज। फटाफट बताइए। सो गाइस मून सरफेस है ना, चंद्रमा पे जाओगे तो कितना वेट हो जाएगा, बस यही पूछ रहा है। 1/3 हो जाएगा अर्थ का, 1/6 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, या 1/10 हो जाएगा। ये भी आप अगर पढ़े होगे ना, बहुत ही फैक्ट है, मतलब कई बार तो जीके वगैरह में भी लिखा रहता है। इसका करेक्ट आंसर है 1/6। 1/6 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मतलब 6 गुना कम हो जाएगा, इसीलिए मून पे ज़्यादा उछलोगे आप, है ना, ज़्यादा ऊपर तक उछलोगे। सो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ। बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर है, या डायमेंशनलेस है, या नन ऑफ दिस। पढ़ा होगा ना स्केलर वेक्टर, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की क्वांटिटी है। सो गाइस जो यहाँ पे बता दूँ उसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखो, जिनके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये तो डायरेक्शन ही तो बताता है, और इसका फार्मूला यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं फार्मूला यूज करके, और ये डायरेक्शन भी बताता है ना। तो इसके बाद दोनों चीज़ है, तो ये इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। आप बताइएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखते हैं ऑप्शन कितने लोग बता पाते हो, है ना। रिसर्च करिएगा, बताइएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। स्केलर है, वेक्टर है, क्या कुछ और है ना। तो बताइएगा आप लोग रिसर्च करके, और कमेंट में इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट। सर्किट में करंट दौड़ रहा है, ठीक है, इसका प्रेजेंस मतलब कौन डिटेक्ट कर सकता है, कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? मीटर ब्रिज से, सोनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर, या इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब क्या यूज किया जाता है, कौन सी डिवाइस यूज की जाती है नॉर्मली, आप देखते हो। सो गाइस कौन सी डिवाइस यूज की जाती है बताना है ना, इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, आपको देख रहा है गैल्वेनोमीटर इज़ द राइट आंसर, है ना। गैल्वेनोमीटर कितने लोगों ने देखा है इसको असली में, कमेंट कर देना। और चिंता मत करो, 11th में आप लोग देखने वाले हो, है ना। 11th में आप लोग जो है साक्षात गैल्वेनोमीटर देखोगे अपने फिजिक्स के लैब में। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर मे बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज। मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रिक पावर यानी पावर की यूनिट बतानी है इसमें से, ऑप्शन में से।
इस तरह से भी लिखा जा सकता है पावर की यूनिट, वाट सेकेंड, एम्पियर आवर या वोल्ट एम्पियर या किलो वाट आवर। जल्दी बताइए फटाफट से। अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा होगा, है ना, उससे भी अगर आपने याद किया होता, उस समय भी आपने ध्यान से देखा हो तो बता लेते। इसका करेक्ट आंसर है सी, वोल्ट एम्पियर इज़ द राइट आंसर। पावर का फॉर्मूला है ना वोल्टेज इंटू एम्पियर यानी करंट, वी इंटू आई। अभी आपने करंट निकालना था पावर अपॉन वोल्टेज करके, तो देखो ऐसे भी फार्मूला से ही तो यूनिट आती है ना। तो देखो एक यूनिट इसका वी है, वी आई। 20 क्वेश्चन नंबर 20 डैश इज़ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, किस डिवाइस की मदद से, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या इलेक्ट्रिक मोटर या पोटेंशियोमीटर। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, जल्दी बताओ। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर इज़ द राइट आंसर। आपको बाकी सब तो करंट मेजर करने के लिए है, ये इलेक्ट्रिक मोटर देखोगे ध्यान से आप लोग, जो है इलेक्ट्रिक लगाते हो मोटर घूमता है, तो घूमता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। सो गाइस इलेक्ट्रिक मोटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके स्क्रीन सामने, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ जिसको बोलते हैं, उसका स्लोप क्या देता है, जल्दी बताइए फटाफट से। सो गाइस मैं यहाँ पे आंसर आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट से। देखो इसका करेक्ट आंसर है डी, एक्सेलरेशन इज़ द राइट आंसर। देखो कैसे है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते, तो गाइस यहाँ पे देखो आप कैसे है ना, देखो ये वीटी ग्राफ है, ठीक है, इसको ऐसे से कर देते हैं, ये आपका वी हो गया, ये आपका टी हो गया, यानी वेलोसिटी और टाइम, ऐसे ग्राफ बन गया। अब मान लो एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक लाइन खींच दिए और ये आपके थीटा एंगल पे है, ठीक है, ये माउस से लिखा भी नहीं जा रहा यार, हाँ ये थीटा एंगल पे है। तो देखो ये आपका V2, ये आपका हो गया V1, है ना। इसी तरह यहाँ पे जो है ये T1 हो जाएगा, यहाँ पे गाइस T2 हो जाएगा, यहाँ पे जो है T1 हो जाएगा। तो जब इसका tan थीटा निकालोगे यानी स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे देख लो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, V2 माइनस V1, यही तो बनेगा, V2 माइनस V1, और बेस क्या बनेगा, T2 माइनस T1। यानी कि टोटल आ क्या रहा है, देखो ध्यान से, टोटल आ क्या रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम, यही तो आ रहा है। तो इसको तो एक्सेलरेशन बोलते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होता है। अब देखो वीटी ग्राफ जो है इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सपोज कर लीजिए कि एक बॉय है जो मैरी गो राउंड को एंजॉय कर रहा है ना, झूला आपने देखा होगा मेले में, मैरी गो राउंड ऐसे गोल 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 घूमता है। वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो बताइए इसमें से कुछ कंडीशंस हैं बॉय से रिलेटेड, कि बॉय जो है लड़का रेस्ट पे है या मूव कर रहा है विथ नो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन में है या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जल्दी होते फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर है सी, इन एक्सेलरेटेड मोशन। जी हाँ, अब कैसे इसको समझिए ध्यान से। देखिए ये आपका मैरी गो राउंड है, ठीक है, ऐसे गोल 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 घूमते हैं बच्चे, इस पे बैठा दो ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। इसका ऐसा 2D फिगर देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ठीक है मैरी गो राउंड, बच्चा बैठा है V की रफ्तार से घूम रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसे हो गया, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो गया। एक्सेलरेशन तो तब होता है ना जब चेंज इन वेलोसिटी होता है टाइम पर यूनिट टाइम में। तो ये वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है, यहाँ पे तो लिखा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। 1 मिनट गाइस, ये देखो कॉन्स्टेंट स्पीड है ना, वेलोसिटी नहीं है ये स्पीड है। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। स्पीड गाइस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आता है। यानी कि इसका जो है 10 मीटर पर सेकंड वो तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से डायरेक्शन हर बार चेंज होता रह रहा है। हर पॉइंट पे गाइस, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो रहा है, और इस वजह से गाइस यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23। नियर एंड फार पॉइंट ऑफ एन यंग पीपल नॉर्मल आई रिस्पेक्टिवली आर। बताओ फटाफट से, नियर और फार पॉइंट कितना होता है नॉर्मल पर्सन का। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाना जाएगा। करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी।
मिनिमम मतलब कम से कम कितना दूर तक अच्छे से आदमी देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और इन्फिनिटी मतलब एक नॉर्मल जिसकी आँख बिल्कुल सही हो, है ना। और दूर तो अनगिनत दूर तक देख सकते हो, इन्फिनाइट तक कोई उसकी सीमा ही नहीं, कितना दूर तक भी आप देख लो। लेकिन मिनिमम जो है माना गया है 25 सेंटीमीटर तक तो आपको दिखना ही चाहिए साफ साफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, बाई फोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट, बताइए फटाफट। एस्टिमेटिज्म या कोमा, मायोपिया या प्रेसबायोपिया। अब जो कोमा तो हो ही नहीं सकता है ना, कोई दुनिया कोई भी लेंस लगा लो, कोमा थोड़ी नहीं सही हो पाओगे। तो बचते हैं 3 ऑप्शन आपके पास। बायोफोकल लेंस क्या इनमें से करेक्ट कर सकता है, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रोक लिया करिए वीडियो, है ना, फास्ट लगता है तो। इसका करेक्ट आंसर है प्रेसबायोपिया इज़ द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, बायोफोकल लेंस और प्रेसबायोपिया क्या चीज़ है। सो गाइस बायोफोकल मतलब देखो, हम लोग नॉर्मल जो लेंस देखते हैं तो किसी को दूर नहीं दिखता तो पास नहीं दिखता है, तो अपना एक सिंगल विजन लेंस लगा लेता है, ठीक है। या तो दूर वाला है तो पास वाला, चलो समझ में आ गया। अब बायोफोकल लेंस कैसे होता है, एक ही चश्मा होता है, आपने देखा होगा दादा वगैरह नाना वगैरह में एक ही चश्मा होता है, उसमें दोनों जो है दोनों टाइप के यहाँ पे आपको लेंस यूज होते हैं, है ना। एक डिस्टेंस के लिए, एक नियर के लिए, दूर के लिए भी और पास के लिए भी। आपने इस प्रकार का चश्मा देखा होगा, है ना, जहाँ पे आपको नीचे छोटा सा गोला टाइप का ऐसा बना होता है कर्वेचर, यहाँ थोड़ा सा उसका अलग दिखता है, तो वही चीज़ होता है। वो जैसे चश्मा यहाँ पे लगाते हैं ना आँख पे नीचे ऐसे करके, तो दूर देखने के लिए ऊपर से देख लेते हैं, और पास से पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ लेते हैं पास का पढ़ने के लिए। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, देखो दोनों चीज़ यहाँ पे यूज कर ली जाती है एक ही ग्लास में, तो समझ रहे हो। सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जल्दी बताइए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अरे भाई साहब इतना बड़ा ऑप्शन आ गया, चलो ठीक है मैं ऑप्शन के पीछे चला जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ गायब भी हो जा रहा हूँ। आप लोग जो है देखो, बताओ फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। एक्शन रिएक्शन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन की बात करता है, बहुत ईजी, फटाफट बता दो। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं, हमने पढ़ा है थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बताता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस गाइस वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। देखो इसको समझो ध्यान से, ये आपका देखो ये इंसान क्या कर रहा है, इस पे धक्का दे रहा है दीवार पे, एक्शन कर दिया, तो रिएक्शन क्या हुआ, दीवार ने भी गाइस जिसको इधर प्रेस कर दिया, है ना, इस साइड इधर उसके हाथ पे फोर्स लगा दिया। इसको कुछ ऐसे समझो कि एक्शन और रिएक्शन कुछ अलग नहीं है। एक्शन और रिएक्शन गाइस एक ही चीज़ नहीं है कि एक ही बॉडी पे लग गया, मतलब हम हाथ पे लगाए और हाथ पे ही लग गया, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से, ये देखो अगर इस पे आपने एक्शन किया तो वापस ने इस हाथ ने इस पे रिएक्शन किया है ना, यानी एक्शन इस हाथ पे हुआ है तो रिएक्शन इस हाथ पे हुआ है। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि डिफरेंट बॉडीज़ पे हुआ और उसी वक्त होता है ये, और साथ में अपोजिट डायरेक्शन होता है ना। अगर इस पे इधर फोर्स लगा होगा तो इस साइड से इस हाथ का फोर्स इधर साइड लगा होगा, ठीक है। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल जैसे होता है कि, है ना, कई लोग रिएक्शन गलत समझते हैं, इसलिए उनको फील ही नहीं आता रिएक्शन क्या चीज़ है। रिएक्शन वो कुछ और समझते हैं कि दोस्त ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा और चले गए अपना जोश में लगाए तेज से चटाक सेक, उनके गाल पे जैसे ही मारा और तो ठंडा होकर भाग गया, तो लगा हमने एक्शन कर दिया, रिएक्शन में वो भाग गया। देखो जो एक्चुअली ऐसा सच्चाई नहीं है, है ना। साइंस की भाषा में देखा जाए, वो तो आप इमोशनल वे में सोचते हो, साइंस की भाषा में देखा जाए तो रिएक्शन उसी वक्त हो चुका था, आपके हाथ पे भी चोट लग चुकी थी, बस आप, है ना, फील में थे, जोश में थे, आपको पता नहीं चला। तो यही चीज़ होता है ना। आप बहुत अच्छा एग्जांपल इसको देख सकते हो कि आप टेबल, आपके सामने टेबल होगी ना, टेबल पे आप एक काम करो, ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारो और ऐसे मारो, सेम फोर्स से। देखना जब ऐसे मारोगे ना तो आपका उंगली में दर्द होगा, सेम फोर्स से मारो। सबसे ज़्यादा देखो आसानी से इधर मार लोगे, पता नहीं चलेगा, इधर थोड़ा और पता चल सकता है, और उसी फोर्स इधर मारो सीधे तो यहाँ पे दर्द होगा। फोर्स तो सेम है, तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो आपकी फीलिंग है ना। तो फीलिंग से थोड़ी ना एक्शन रिएक्शन डिसाइड करते हैं, साइंस फीलिंग से थोड़ी ना डिसाइड होता है। देखो फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे तो एक्शन हो गया, उधर एक तरफ वापस से लग गया है हमारी बॉडी पे तो रिएक्शन हो गया, बस यही है। अब ट्राई मत करना है ना, उंगली मत तोड़वा लेना, एग्ज़ाम आने वाला है, वरना मम्मी पापा आपके कमेंट करेंगे कि लड़के का हाथ तोड़वा दिया। सो गाइस क्वेश्चन ख़त्म हो गया है ना, 25 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है।
आप लोग जिनका भी गाइस छूट चुका है वो लोग फिर से वापस जाके पीछे जाके देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। और लाइक शेयर कमेंट आप लोग को करना है। जो भी चैनल पर नए हो यार तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो भी है आप तक सीधे पहुंच जाए। ठीक है, वरदान सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताते रहिएगा। इसके बाद जो केमिस्ट्री की भी वीडियो आएगी, हिंदी इंग्लिश सबकी वीडियो आएगी, है ना। और फाइनली यार मैं तो बस यही होप कर रहा हूँ जल्दी से सिचुएशन सब कुछ सही हो जाए वहाँ पे, और ताकि जो है बच्चे वापस से प्रिपरेशन कर सकें अच्छे मूड में आके, है ना। कितने लोग का लॉस हो जाता है, मतलब क्या ही बोला जाए इसमें, सब सुन के बड़ा अजीब लगता है। खैर मिलते हैं यार फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नया वरदान लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।